एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें पहला है सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। दूसरा, पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन कहलाता है, जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। तीसरा, पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। पहला तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। पहला तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, कि एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। अब है ग्राही। ग्राही क्या होता है? तो ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। एक कान, जिसका कार्य क्या है? सुनना और शरीर का संतुलन बनाए रखना। दूसरा आँख, ये इसका कार्य क्या है? प्रकाशग्राही या फिर देखना। तीसरा त्वचा, ये क्या? तापग्राही, गर्म एवं ठंडा का महसूस करना और स्पर्शता का महसूस करना। अगला है चौथा नाक। तो इसका क्या है? घ्राणग्राही और गंध का पता लगाना। जीभ, तो रस संवेदी ग्राही या फिर स्वाद का पता लगाना। अब तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन क्या होता है? तो यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये जैसे कि यहाँ पे फिगर दिया गया है, तो ये क्या है? बीच वाला ये केंद्रक है। ये क्या है? तो ये द्रुमिका, ये तंत्रिकाक्ष कहलाता है और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है। और ये जो पूरा का पूरा जो स्थान है, यहाँ तक का पूरा घेरा हुआ, ये कोशिका काय कहलाता है। अब है तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन के भाग। तो पहला है द्रुमिका। कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचनाएं जो कि ऊपर थी, वो जो सूचना प्राप्त करवाती हैं वो द्रुमिका कहलाती हैं। दूसरा है कोशिका काय। प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। कहाँ चलती है? तो कोशिका काय में। तीसरा तंत्रिकाक्ष, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुँचाता है। अब है अंतर्ग्रहण, जिसे हम अंतर्ग्रथन अर्थात जिसे सिनेप्स कहा जाता है। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान होता है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचारित हो सके। अब प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, तो किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना, इसमें हमारी इच्छा नहीं होती है। अगला प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे कि उद्दीपन ऊष्मा ग्राही अंग त्वचा पे गया, उसके बाद ये मेरु रज्जु में गया और कार्यकर अंग पेशियों तक पहुँचे और उसके बाद अनुक्रिया क्या हुई कि हाथ हम पीछे हटा लिए। अब है अनुक्रियाओं के बारे में। तो अनुक्रियाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। पहला ऐच्छिक, अग्र मस्तिष्क द्वारा यह नियंत्रित की जाती है, उदाहरण के लिए बोलना और लिखना। दूसरा है अनैच्छिक, मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है, उदाहरण के लिए श्वसन, ये अनैच्छिक क्रिया है। और दिल का धड़कना, ये सब अनैच्छिक है, ये हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है, मतलब कि हम चाहें या ना चाहें ये होते ही हैं। तीसरा प्रतिवर्ती क्रिया, तो मेरु रज्जु द्वारा इसका नियंत्रित किया जाता है, उदाहरण के लिए गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लेना। अब कि प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्या है? तो कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि, हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरु रज्जु से उत्पन्न होती है जो जल्दी होती है। अब मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो ये 2 भागों में होते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को CNS और परिधीय तंत्रिका तंत्र को PNS कहा जाता है। CNS क्या होता है? तो इसके अंतर्गत मस्तिष्क आता है और मेरु रज्जु आता है। PNS के अंतर्गत कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका आती है। कपाल तंत्रिका क्या होती है? तो यह मस्तिष्क से निकलती है और मेरु तंत्रिका यह मेरु रज्जु से निकलती है।
अब मानव मस्तिष्क के बारे में, तो मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र होता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। अब हम पहला अग्र मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क है। इसका कार्य क्या है, तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, सूचनाओं को याद रखता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना इसका कार्य होता है। 5वां भूख से संबंधित केंद्र भी अग्र मस्तिष्क यानी कि प्रमस्तिष्क के अंतर्गत आता है। अगला है मध्य मस्तिष्क के बारे में, तो अनैच्छिक क्रियाओं को यह नियंत्रित करता है, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। इसके भी 3 भाग होते हैं, पहला अनुमस्तिष्क, मेडुला और तीसरा पोन्स। अनुमस्तिष्क क्या, तो शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उदाहरण के लिए पैन उठाना। दूसरा मेडुला, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप और वमन, ये सब मेडुला के अंतर्गत आता है। पोन्स, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण पोन्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है एक फिगर अनुमस्तिष्क का। किसका फिगर, अनुमस्तिष्क का। ये है प्रमस्तिष्क, ये कपाल, ये मध्य मस्तिष्क, इसका जो यहाँ स्थान है ये मेरुरज्जु और ये पोन्स कहलाता है, ये जो येलो वाला है। उसके बाद ये अनुमस्तिष्क कहलाता है, ये हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पश्चिम मस्तिष्क। अब है मस्तिष्क व मेरुरज्जु की सुरक्षा। तो मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। अगला है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या फिर रीढ़ की हड्डी करती है। तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय। ज्ञानेंद्रिय से सबसे पहले संवेद तंत्रिका तक उद्दीपन जाती है, उसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तक जहाँ की सूचना प्राप्त व संसाधित करना निर्णय करती है और अनुक्रिया उत्पन्न करती है, और फिर ये प्रेरक तंत्रिका पेशी ऊतक में आती है। उसके बाद ये पेशी संकुचन के द्वारा अनुक्रिया करती है। अब विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या है, तो पहला विद्युत आवेग, विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं। दूसरा, ये एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती हैं, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। तीसरा, पौधों में कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं होता। अब रासायनिक संचरण, तो विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। जैसे पौधों में समन्वय, तो पौधों में गति, पहला वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, दूसरा वृद्धि पर निर्भर गति, पहला है क्या, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि पर निर्भर न होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। तीसरा, कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल जाती है या फिर सिकुड़ जाती है। उदाहरण के लिए छूने पर छुई मुई पौधे की पत्तियों का सिकुड़ जाना। अगला है वृद्धि के कारण गति। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती हैं। पहला है प्रतान। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। अगला है प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन क्या है, तो प्रकाश की तरफ गति होना। गुरुत्व अनुवर्तन क्या है, तो पृथ्वी की तरफ या फिर दूर गति होना। रसायन अनुवर्तन क्या है, तो पराग नली की अंडाशय की तरफ गति होना रसायन अनुवर्तन कहलाती है। अगला है जल अनुवर्तन। पानी की तरफ जड़ों की गति जल अनुवर्तन कहलाती है। अब है पादप हार्मोन। ये वो रसायन होते हैं जो कि पौधों की वृद्धि, विकास, अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। अब मुख्य पादप हार्मोन कौन है, तो ये 4 हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबेरेलिन और तीसरा साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। यह ऑक्सिन क्या करता है, तो ये अग्रभाग पर बनता है। ये कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है और प्रकाश अनुवर्तन में सहायक होता है। जिबेरेलिन क्या करता है, तो ये तने की वृद्धि में सहायक होता है। कोशिका विभाजन तीव्र करता है। फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। एब्सिसिक अम्ल, तो ये वृद्धि संदमन, पत्तियों को मुरझाना और तनाव हार्मोन को नियंत्रित करता है।
अब है जंतुओं में हार्मोन। तो हार्मोन क्या होते हैं? ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। अब है हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य। पहला है थायरॉक्सिन, जिसका जो ग्रंथि क्या है? तो अवटु ग्रंथि में है। इसका स्थान कहाँ है? तो गर्दन में। और इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करना। दूसरा है वृद्धि हार्मोन। इस कौन सी ग्रंथि में पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि में, जिसे कि मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका स्थान है मस्तिष्क में और इसका कार्य होता है वृद्धि व विकास का नियंत्रण करना। तीसरा हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि अधिवृक्क ग्रंथि में उपस्थित होता है। इसका स्थान होता है किडनी के ऊपर और इसका कार्य होता है बीपी, ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में करना। चौथा है इंसुलिन, जो कि अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है। यह इसका स्थान होता है उदर के नीचे। इसका कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। पांचवा होता है लिंग हार्मोन, जो कि टेस्टोस्टेरोन नर में और एस्ट्रोजन कहाँ पाया जाता है? मादा में। इसका स्थान कहाँ होता है? वृषण ग्रंथि या नर में और अंडाशय मादा में। इसका स्थान होता है पेट का निचला हिस्सा। इसका कार्य होता है यौवनारंभ से संबंधित परिवर्तन अर्थात लैंगिक परिपक्वता। अब आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है तो क्यों? अवटु ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः अवटु ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे ग्वाइटर बीमारी कहते हैं। अब मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहा जाता है, ये तो इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। इसका कारण होता है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसका निदान अर्थात उपचार क्या है? तो इंसुलिन हार्मोनों को इंजेक्शन के द्वारा। अब है पुनर्भरण क्रिया विधि। तो हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रिया विधि यह सुनिश्चित करता है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि। अब है ये कुछ चार्ट दिया हुआ गया है। रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना, तो अग्नाशय द्वारा संसूचित करना, उसके बाद इंसुलिन का स्राव होना, उसके बाद रक्त शर्करा की मात्रा का घटना। अगर ये हुआ तो बंद करो और पुनर्भरण भेजना, और उसके बाद अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का न बनना। तो इस तरह से ये भी पार्ट खत्म होता है जय प्रक्रम का।